यस सर। पिछले क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो 100 क्वेश्चंस तक किया था, ठीक है। तो अब आगे 100 करेंगे इसमें हम कंप्लीट। 101 है, द कंसेंटाइजेशन मॉडल इज एसोसिएटेड विथ विच। तो किसके कौन एसोसिएटेड है कंसेंटाइजेशन मॉडल से? पॉल फ्रीयर। क्या होता है कंसेंटाइजेशन? कंसेंटाइजेशन क्या होता है? कोई एक्सप्लेन करेगा? बेसिकली कंसेंटाइजेशन होता है एक क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। अब कुछ समझ में आया क्या होता है क्रिटिकल कॉन्शियसनेस? यानी लोगों को मोबिलाइज करना फॉर देयर राइट्स, फॉर देयर सोशल राइट्स, फॉर देयर पॉलिटिकल राइट्स, है ना, उनके एजुकेशनल राइट्स को लेके उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप करना, ठीक है। इसी को कॉन्सेंटाइजेशन मॉडल बोलते हैं और ये पॉल फ्रेयर ने दिया था। तो इसमें काइंड ऑफ एक्शन, रिफ्लेक्शन एंड देन रिएक्शन, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और 2025 में एक क्वेश्चन आया था प्रैक्सिस करके, तो ये प्रैक्सिस ही इसको बोलते हैं, एक्शन, रिफ्लेक्शन बड़ी अच्छी बात है। एंड देन रिएक्शन, ठीक है। तो ये प्रैक्सिस है जिसको हम साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ एक्शन, रिफ्लेक्शन एंड एक्शन बोलते हैं। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है। किसी को नहीं विजिबल है? विजिबल है। विजिबल है सर। आप दोबारा अपना नेट ऑफ करके ऑन कीजिए, शायद नेट की कनेक्टिविटी पुअर होगी इसलिए नहीं विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सोशल, पॉलिटिकल और जो राइट्स हैं, चाहे वो एजुकेशनल राइट्स हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, उनको लेके लोगों में कंसर्न डेवलप करना, स्पेशली किसके साथ? जो ऑप्रेस्ड है, अंडरसर्व्ड है, ऐसे लोगों के साथ। सॉल एलिंस्की किसके लिए जाने जाते हैं? रेडिकल सोशल वर्क। रेडिकल सोशल वर्क क्या होता है? रेडिकल सोशल वर्क गुस्से वाला और ये सब जो काइंड ऑफ जैसे प्रोटेस्ट से रिलेटेड जो वर्क करते हैं। इन्होंने कम्युनिटी एक्शन की बात की, ठीक है, कम्युनिटी एक्शन की बात की है। और इन्होंने एम्फसाइज किया है लोगों के पावर की बात की है इन्होंने, पीपल्स पावर। पीपल्स पावर मींस कि इन्होंने देखा जाए तो काफी हद तक इनका और कार्ल मार्क्स का दोनों का आइडियोलॉजी सेम है, मैच करता है। इन्होंने एक बुक लिखा था, रिवील फॉर रेडिकल्स एंड रूल्स फॉर रेडिकल्स, दो बुक है इनका, ठीक है। कम्युनिटी एक्शन पे इन्होंने काफी अपनी बात रखी है। मैरी रिचमंड का आप लोग जानते ही हैं, सोशल केस वर्क और सोशल डायग्नोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए प्रेस, रेडियो और मोशन पिक्चर्स का यूज किया जाता है, ना कि फैमिली, ठीक है। मतलब एक ऐसा एजेंसी जिससे आप पब्लिक ओपिनियन मास लेवल पे कलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज ऑफ सोशल एक्शन इज आर। तो स्ट्रेटजी क्या हो सकता है? कोलैबोरेशन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है और डिसरप्शन हो सकता है, एडजस्टमेंट नहीं होगा। सोशल एक्शन एक क्या, कौन सा मेथड है? मैक्रो, सेकेंडरी एंड मैक्रो। सेकेंडरी में मैक्रो स्कोप में आएगा, मेथड में आएगा सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। द मिनिमम प्रीरिक्विजिट्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज। तो इसमें आपको कहीं कहीं जो आंसर मिलेगा वो फिजिकल कांटेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। बट इन्होंने जो दिया था आंसर वो हार्मनी दिया था। हार्मनी तो एक पीसफुल रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए रिलेशनशिप को हार्मनी है, बट इनिशियल तो फिजिकल कांटेक्ट
ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिजिकल या जो है फेस टू फेस जो टॉक होती है। तो ओवरऑल इसमें जो इन्होंने दिया है वो हार्मनी दिया है, तो इसका इन दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन जो मेरे हिसाब से बेस्ट इसका आंसर होना चाहिए वो फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। Which one of the following is not a manifestation of urban poverty? तो अर्बन पॉवर्टी को कौन ज्यादा लीड करता है, क्वेश्चन का एसेंस ये है, ठीक है। तो स्लम्स का ज्यादा होना, प्रेशर ऑन अमेनिटीज, अवेलेबल अमेनिटीज होना चाहिए, ये मिस स्पेल्ड है, कई सारे क्वेश्चन में ऐसे आपको मिस स्पेल्ड दिखेगा। ग्रोथ इनफॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर्स के ग्रोथ भी काफी हद तक अर्बन पॉवर्टी के लिए जो है कॉज है। एक ग्रोविंग सेंस ऑफ होप, तो सेंस ऑफ होप जैसा इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता पॉवर्टी पे, बाकी तीनों काफी हद तक जो है अर्बन पॉवर्टी को लीड करते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ अप्रोच टू अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट? तो आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल लीडरशिप, तो लोकल लीडरशिप होगा तो जाहिर सी बात है लोकल लीडरशिप की बात जो है कौन से इनिशिएटिव से रखी गई थी, जिसको बोला गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, बलवंत राय मेहता कमेटी की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो ये बोला गया कि अगर उनके लोकल स्तर पे कोई उनका लीडर होगा तो ज्यादा बेहतर अपनी बात रख पाएंगे, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र की विकास में वहां की पॉलिटिकल पावर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक ग्रामीण स्तर का जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा सोशली एक्टिव नहीं है, तो वो अपनी बात डायरेक्ट विधायक से, डायरेक्ट सांसद से, डायरेक्ट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से तो नहीं रख पाएगा, और अगर रख भी पाएगा तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रख पाएगा। तो इसीलिए बोला गया कि क्षेत्र और ग्रामीण स्तर पे अगर लीडरशिप डेवलप कर दी जाएगी तो वो एक ब्रिज का काम करेंगे, और लोकल लेवल पे उनका जो है कोई प्रतिनिधित्व करने वाला होगा तो ज्यादा बेहतर वो अपने काम को, अपने जो भी उनकी राइट्स है उनके लिए वो काम कर पाएंगे। द फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट इन अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड इन दिल्ली। ये कौन से फाउंडेशन ने, कौन से एनजीओ ने स्टार्ट किया था? फोर्ड फाउंडेशन। ये फोर्ड फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था, और ये फोर्ड फाउंडेशन ने जो किसके लिए किया था, याद है कुछ आप लोगों को? 1958 में इन्होंने स्लम्स की जो प्रॉब्लम थी उनको एड्रेस करने के लिए, प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स दिल्ली की। और ये किसका हेल्प लिया था इन्होंने, या किसको ज्यादा प्रमोट किया था? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को और किसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो? स्वरोजगार की बात किसने की थी? दीनदयाल उपाध्याय। चरखा चलाने की बात किसने की थी? गांधी जी की थी, स्वरोजगार गांधी जी। हाँ, तो गांधी जी की फिलॉसफी यही थी कि स्वरोजगार को प्रोत्साहित किया जाए। बाकी सर आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ जी, हाँ जी सर, ये कह रहे थे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर भी आता है ना? हाँ, तो वो सब जो नेशनल NRLM है, SRLM है, ये सब गांधीयन फिलॉसफी से ही इन्फ्लुएंस्ड है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो मतलब जो कृषक, जो मजदूर होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है? एक तो सबसे पहले कम मजदूरी और कम इनकम और इनडेप्टनेस, ठीक है। वो छोटी सी प्रॉब्लम में अगर उनको आ गई, जहां 10-20 हजार की भी जरूरत पड़ी, तो वो एक लूप बनता चला जाता है, गरीबी के चक्र में फंसते चले जाते हैं। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नीड ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या नीड नहीं है? कम्युनिटी सेंटर्स। इसमें आउट ऑफ 4 में ये बेस्ट हो सकता है, बाकी कम्युनिटी सेंटर्स की भी जरूरत होती है। इसमें बाकी 3 ऑप्शंस हाईली जो है नीडेड है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, लिटरेसी, लैंड रिफॉर्म। और ऐसा नहीं कि कम्युनिटी सेंटर्स होने ही नहीं चाहिए, कम्युनिटी सेंटर्स होने चाहिए, बट इन चारों में अगर बेस्ट देखोगे तो ये नहीं, मतलब अगर ये नहीं भी है, बाकी ये तीनों चीजों का होना जरूरी है। लैंड रिफॉर्म के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किसने बहुत ज्यादा योगदान दिया? विनोबा भावे ने। आचार्य विनोबा भावे। क्या था इनका आंदोलन? भूदान। भूदान। क्या किया था इन्होंने? जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, जिनके पास सैकड़ों एकड़ खेत थी, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था इन्होंने। जो मतलब जिनके पास गरीबों को बांट गया था लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन रूरल एरियाज। तो इसमें पूछा गया है कि कौन से ऐसे कारण है जो ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो लैक ऑफ वाटर न्यूट्रिशन, इनइक्वालिटीज एंड इलिटरेसी। एंटरटेनमेंट अगर नहीं भी रहेगा तो डेवलपमेंट हो सकता है, बट ये तीनों चीजों के बगैर डेवलपमेंट नहीं होगा। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय। तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये यूएनएचसीआरसी है, जो ना यूएनएचसीआर है आई थिंक, ठीक है। ये मुझे जो मिल रहा है यूएनएचसीआर मिल रहा है। ये किसके लिए है? चाइल्ड राइट। अगर पूरा सीआरसी देख रहा था मैं, तो यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड राइट कमीशन होता है, वो यूएनसीआरसी होता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चाइल्ड राइट कमीशन जो होता है वो यूएनसीआरसी होता है, बट जो यूएनएचसीआर होता है वो होता है रिफ्यूजीज के लिए। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब फ्रेम हुआ, कब फाउंड हुआ? 1948 अप्रैल से 7 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। अप्रैल 7। तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ डे इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि WHO का जो मतलब कह सकते हो कि निर्माण हुआ तो 7 अप्रैल को हुआ, ठीक है। WHO क्यों बनाया गया, क्यों जरूरत महसूस हुई? आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सर, सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारा किसका केस देखने को मिला? हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए थे बहुत ज्यादा। हेल्थ क्राइसिस और PTSD के केस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। PTSD क्या होता है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किस में ज्यादा पाया गया? जिन बच्चों के सामने उनके ही आर्मी का, उनके ही पेरेंट्स का जो है कत्ल कर दिया गया या मर्डर हो गया, तो उन बच्चों में लेटर ऑन बहुत ज्यादा इमोशनल और सोशल इश्यूज स्टार्ट हो गए, देखने को मिले। तो वहां की जो पॉपुलेशन थी, जिसको कहते नहीं कि एक बहुत बड़े तूफान के बाद क्या आती है? शांति आती है। तो ये जितने लोग बर्बर थे सबसे ज्यादा, आज वही सबसे ज्यादा सेंसिटाइज हो गए, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम लेवल की बर्बरता के बाद वहां पे आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा सेंसिटाइजेशन देखने को मिल रहा है। यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? किस लिए बनाया गया यूनिसेफ? चिल्ड्रंस के लिए। यूनाइटेड नेशन के लिए है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। चाइल्ड इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रन है, नॉट चाइल्ड। सर अभी इमरजेंसी को हटा गया ना? इंटरनेशनल और इमरजेंसी दोनों को ही होता है। हाँ,
इमरजेंसी बीच में हटाया भी गया है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी मिलता है बाकी नहीं मिलता है तो वही लगाना है। ठीक है सर। खेलो इंडिया इज फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये खेलो इंडिया यूथ अफेयर्स के अंदर द एडवोकेसी ऑफ विमेन्स राइट ऑन द ग्राउंड ऑफ द इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस मीन्स। तो क्या होगा इसका? फेमिनिज्म। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि जेंडर एडवोकेसी क्यों नहीं होगा, इक्वालिटी क्यों नहीं होगा, तो आप लोग बताइए क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जो फेमिनिज्म है ना वो पर्टिकुलरली वुमेन्स के राइट के बारे में बात करना है, और जेंडर एडवोकेसी जो दोनों के राइट्स के बारे में बात करें। इक्वालिटी में भी दोनों का बात होता है सर। जेंडर दो ही होते हैं, एलजीबीटी मतलब एलजीबीटीक्यू भी LGBTQ प्लस बहुत सारे हैं। सर इसमें जो सबके राइट्स हाँ। के बारे में इक्वली राइट्स के बारे में बात करें, बट फेमिनिज्म पर्टिकुलरली फीमेल्स के राइट्स के बारे में बात करता है, उनके एम्पावरमेंट के Exactly. बारे में। ठीक है, तो जेंडर क्या है? जेंडर और सेक्स के बीच में क्या अंतर है? सर जेंडर सोशली गिवन एक स्टेटा है कि लड़की के बाल लंबे, लड़के के छोटे होंगे, और जो सेक्स होगा वो बायोलॉजिकल। जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर और sex सोशल कंस्ट्रक्ट है, और सेक्स जो है बायोलॉजिकल है। जेंडर फ्लूइड है। ये क्या होता है? सर Fluid जेंडर मतलब? फ्लूइडिटी, सर जेंडर फ्लूइडिटी मतलब कि कोई उससे असाइन नहीं करते हैं हम उस पे कोई भी कि लड़का है, लड़की है, कि गे है या लेस्बियन है, ये सब। हाँ हाँ, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसीलिए तो बोला गया कि सोशल कंस्ट्रक्ट है, और सेक्स बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। अब जब काम करोगे ना हॉस्पिटल में, जब आप काम करोगे तो स्पेशली आज हमारे पास एक केस आया था जिसमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होना था, क्योंकि उसका जो है जेंडर ही आइडेंटिफाइड नहीं था, जो बच्चा हुआ प्रीमेच्योर बच्चा था। तो ये लगभग 30,000 से 35,000 का टेस्ट है, और वो एम्स के इन हाउस सर्विसेज का 30-35,000 टेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं पीक्यू इसमें, एनआईसीयू वगैरह में। जेंडर को लेके अगर देखा जाए तो स्पेशली अगर फेमिनिज्म को फीमेल को लेके देखा जाए तो कौन कौन से एक्ट हैं जो फीमेल की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट कब आया? 1961। 1961 में और कुछ आया था 1961 में? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आया था मैटरनिटी 1961 में, बेनिफिट सर अमेंडेड हुआ 2017 में। इक्वल मैटरनिटी बेनिफिट के लिए कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 42 ओके। कितने वीक का इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट मैटरनिटी लीव कितने वीक का होता है? 26 करके 26 6 वीक। चाइल्ड केयर लीव पहले 12 था सर। 2 years। 24 सर चाइल्ड 2 इयर्स का थ्रू लाइफ टाइम में 2 इयर्स सर। up to 18 years completion of 2 childs, maximum 2 childs। ठीक है, और क्या है? और सर एक What act भी देखा? हाँ जी, और सर एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है 1986 में। Indecent representation of वुमेन। women, इसका मतलब क्या होता है? ये कब आया? सर 1968 में। 86 सर 86 पढ़ा था सर। एक बार देखना फिर से, मुझे 87 याद आ रहा है। 86 है सर। तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन एक्ट का जो है अभी देखा जाए तो खूब वायलेशन हो रहा है सोशल मीडिया के दौर में। ठीक है, ऑब्जेक्टिफाई करके विमेन को जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हाँ सर, डीप फेक बोल के आ रहा ना ऐसे ही कोरिलेशन करके पढ़ना है। ठीक है,
द केयर फॉर द सर ये टर्मिनली मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी वाला भी है क्या, इसी में आएगा? हाँ एमटीपी एक्ट तो नॉट ओनली फॉर द फीमेल है ना, मतलब जेंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो बेसिकली हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ये क्या कह सकते हो एक्सरसाइज किया जाता है, ऐसे प्रेगनेंसी में जिसमें माँ को खतरा हो, माँ के जान को खतरा हो, ठीक है, उसमें प्रॉपर चाइल्ड के लिए भी यूज होता है ना सर? हाँ जी अनवांटेड चाइल्ड के लिए भी है ना सर? हाँ सर, पीसीपी एनडीटी और वो भी है ना। ऐसे अनवांटेड चाइल्ड who will be defined it कि is it unwanted or not? The mother. क्या चीज? The mother will define ना सर, वो परमिशन होता है उसमें। नहीं, मदर कैसे डिफाइन करेगी कि अनवांटेड है या वांटेड है? नहीं तो वो उसके कह लिए सकती प्रॉपर है ना। नहीं, उसके लिए प्रॉपर बोर्ड बैठता है और कोर्ट फिर मतलब अगर मोर देन 24 वीक्स है तो कोर्ट जो है डिफाइन करेगा कि इसका टर्मिनेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ अनवांटेड भी डिफाइन करने के लिए, जैसे रेप विक्टिम है अगर, ठीक है, उसके वजह से प्रेगनेंसी हुई है तब वो होगा, दैट इज कम्स अंडर अनवांटेड। अब अगर कहो कि जेंडर के बिहाफ पे या बाद में डाइवोर्स हो जाए या लिव इन रिलेशनशिप में रहते तो वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे एमटीपी के लिए लागू नहीं होते हैं। सर पर रेप विक्टिम के लिए भी तो था कि अप टिल 20 वीक्स शी कैन, ऐसा था तो। नहीं, अब 24 वीक हो गया है। 24 वीक्स ही है सर। हाँ अमेंडमेंट हुआ है ना बाद में। अच्छा अच्छा। The care for the terminally ill and their families, especially that provided by an organized health services, तो इसको क्या बोलते हैं? पैलिएटिव केयर। अब इसमें बात कर लेंगे भाई, जिनको अभी आता है वो मत बोलना, क्योंकि आप लोग बोलते हो तो बाकी लोग जो है ना वो नहीं बोल पाते हैं। तो टर्मिनली इल क्या होता है, जब वो लोग नहीं बता पाएंगे तब बताना आप लोग ना, जो नए बैच वाले उनको बोलने तो पहले। टर्मिनली इल क्या होता है? टर्मिनली इल ये होता है सर कि जहाँ पे पेशेंट का और उस मतलब जो भी डिजीज हुआ है उसका कोई क्योर नहीं है और उसको बोल दिया जाता है कि अब इनको घर में लेके जाइए, इनका अच्छे से केयर करिए। तो ये हाथ धरो कर कैंसर का 4th स्टेज हो गया, इस टाइप के सर केसेस में। दो चीज ध्यान रखना, जैसे आपने बोला जिसका कोई इलाज नहीं है, तो एचआईवी भी तो लाइलाज है, तो क्या एचआईवी की केयर को पैलिएटिव केयर में रखा जाएगा? सर इसको एचआईवी का अलग है। एड्स जो है ये भी तो लाइलाज है ना, इसका भी तो इलाज नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा बीमारी कोई सा भी हो जिसका इलाज है लेकिन उसके इलाज का असर नहीं है, शब्दों पे ध्यान रखना। लाइलाज नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि लाइलाज ही हो। जैसे कैंसर है, कैंसर का तो इलाज है ना, बट इसके इलाज का इम्पैक्ट नहीं है। एक बार ऐसा होता है कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, फलाना इंजेक्शन, फलाना दवाई, सब कुछ देने के बाद भी उस पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो दैट इज कम्स अंडर द केस ऑफ टर्मिनली इल, ठीक है। फिर उसका कोई उपचार नहीं बचा है, या उपचार है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो वो किस पे आता है? टर्मिनली इल में। या पेशेंट का ब्रेन डेथ हो गया है तो उसको भी हम टर्मिनली इल में बोलेंगे कि वो पूरी बॉडी इंटैक्ट है बट ब्रेन काम नहीं कर रहा है, अब उसके सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं है, तो दैट इज कम्स अंडर टर्मिनली इल। अब ब्रेन डेथ कौन डिसाइड करेगा, कौन सर्टिफाई करेगा? डॉक्टर्स, दो डॉक्टर की न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स की जो टीम होगी, यानी बोर्ड, मेडिकल बोर्ड जो है बनाया जाता है, और फिर उस मेडिकल बोर्ड को जिम्मेदारी दी जाती है कि कोई पेशेंट टर्मिनली इल है तो उसका ब्रेन डेथ है कि नहीं, उसको आगे क्या करना है। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो किस में आता है? यूथनेसिया। यूथनेसिया क्या होता है सर? ये होता है मर्सी किलिंग सर, मर्सी किलिंग।
दया मृत्यु में जो यूथनेसिया है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? पैसिव एंड एक्टिव। और दूसरा पैसिव। इंडिया में किसको अलाउ किया है? इंडिया में सर एक्टिव अलाउ नहीं है, सर एक्टिव पैसिव। को अलाउ नहीं किया, पैसिव को अलाउ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव? एक्टिव में सर यूथनेसिया में कोई मतलब मैं सर सर एक्टिव में जैसे कोई मरीज है तो उसको पॉइजन का इंजेक्शन दे देना। पैसिव यूथनेसिया में सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिए जाते हैं और इसमें लाइफ जी सर। सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया जाता है। निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पैसिव यूथनेसिया में आता है। बाकी और केयर पे हम बात कर लेते हैं। रिसेंटली जो निर्मला सीतारमण जी हैं पैलिएटिव केयर के लिए हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पैलिएटिव केयर सेंटर खोलने की बात कर रही थी। उसके बाद CHC लेवल तक भी इसको पैलिएटिव केयर खोलने की बात हो रही थी। इवन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डे केयर सेंटर के तौर पे भी इसको स्टार्ट किए जाने की बात चल रही थी। ठीक है, एक और चीज था, किस टाइप की मेडिसिन के लिए टैक्स फ्री कर दिया है? कैंसर, एसेंशियल, साइकियाट्री सर। साइकियाट्री तो ऑलरेडी जो है बहुत सस्ती है दवाइयाँ। लाइफ ये कैंसर की जो दवाइयाँ हैं उन पे टैक्स फ्री हो गई है। मतलब वो उसको क्या बोलते हैं जो बाहर से आता है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो है हटा ली गई। ऐसे ड्रग्स को क्या बोलते हैं, कौन से ड्रग्स बोलते हैं? रेयर डिजीज, ऐसे रोग को रेयर डिजीज बोलते हैं। और रेयर डिजीज में काम आने वाली दवाओं को ऑर्फन ड्रग्स, और इन्हें ऑर्फन डिजीज भी बोलते हैं। रेयर डिजीज को, रेयर डिजीज मतलब क्या होता है? सर 1 लाख पे कोई 1 केस, 1 और 2 केस, 1 से 2 केस 1000 लोगों की पॉपुलेशन में अगर है तो वो सॉरी। रेयर डिजीज को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। हाँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, और ये रैन के लिए जो फंड्स एलोकेट होते हैं वो किस के तहत होते हैं? रैन का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय आरोग्य निधि। राष्ट्रीय आरोग्य निधि। इसके अंतर्गत ये जो 3 तरीके के डिजीज हैं कि एक तो है जो 1 टाइम क्योर है लेकिन बहुत हाई कॉस्ट है, जैसे कौन सा था वो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की जो इंजेक्शंस आते हैं वो 50 लाख के इंजेक्शंस आते हैं। ठीक है, करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं। एक क्लास है जिसमें लंबे समय तक चलेगा, इलाज उपलब्ध है लेकिन लंबे समय तक चलेगा, लंबा खर्चा आएगा और मतलब हर एपिसोड में हर उसमें कुछ खर्चा आएगा। और एक है जो जिसका जो है सर्जिकल प्रोसेस है और 15 से 20 लाख तक के खर्चे में हो जाएगा। तो 3 तरीके के अलग अलग क्लास है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत वो एलोकेट होते हैं। और उसमें कुछ क्राउड फंडिंग से भी जो है अलाउ करता है गवर्नमेंट, और कुछ गवर्नमेंट डायरेक्ट अलग अलग फंड से पैसे देता है। इतनी चीजें समझ में आई? यस सर। सर अगर पेशेंट के लिए अवेल कराना हो कैटेगरी भी बता देते 1, 2 और 3 में क्या क्या सर? बताया तो 1, 2, 3 में कि 1, 2, 3 जो बता, वही तो बता रहा था कि एक कैटेगरी ऐसा है जिसमें बहुत हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट है, एक में है कि लंबे समय तक जीवन भर इलाज चलेगा, जैसे डायलिसिस है। ठीक है, तो उसके लिए एलोकेट कर दिया, इनका शिफ्ट ये रहेगा, इतने फ्रीक्वेंसी पे आते रहेंगे, 1 रुपए में डायलिसिस होगा। एक ऐसा है जिसमें करंट में ट्रीटमेंट है और सर्जिकल प्रोसीजर है, वो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल है, तो उसके लिए लिस्ट बना दिया है। एम्स दिल्ली, जिपमर, चंडीगढ़ PGI ऐसे करके लिस्ट बना दिया है। ठीक है, वो रैन वाला जो आप लोग है ना डिटेल में पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बीइंग MSSO, बीइंग मेडिकल सोशल वर्कर काम करते हैं। तो वही 3 कैटेगरी। सर पैलिएटिव केयर में एक्चुअली में होता क्या है सर?
पैलिएटिव केयर में एक्चुअली में होता है डिग्निफाइड लाइफ सर मैं प्रोवाइड बता करना दूं, मैंने किसी भी किया है सर इंडिविजुअल। पैलिएटिव केयर में। हाँ हाँ बता सकते हैं। हाँ सर, जैसे हमारे ईएसआई में ना सर पैलिएटिव केयर कैंसर पेशेंट के लिए रखा गया था। तो होता क्या, जो कैंसर पेशेंट जैसे जो लास्ट स्टेजेस पे होते हैं, पेन उनको बहुत ज्यादा होता है, तो पैलिएटिव केयर में बेसिकली पेन मतलब पेन रिलीफ के लिए जो नॉर्मल इंजेक्शन चलते हैं वो, और जो उनकी दवाइयाँ चल रही होती है, और फैमिली के साथ वो रह नहीं पाते, तो सारी केयर उनको वही पैलिएटिव केयर में ही दी जाती है। मतलब बेसिकली इलाज तो उनका मेन इलाज मतलब पेन किलर, पेन मैनेजमेंट के साथ जो है उनको रखा जाता है। जो परिवार जिनको नहीं रख सकते या फिर वो फैमिली के साथ रखे नहीं जा सकते क्योंकि पेनफुल होता है बहुत ज्यादा, वही था हमारे यहाँ पे। तो सर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं, और यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कह लो या केयर कह लो। और जो आपने बताया जैसे कुछ तो कम्युनिकेबल डिजीज है, कुछ ऐसा है कि जो अनमैनेजेबल है, घर पे मैनेज ही नहीं किया जा सकता है। पता लगेगा कि बॉडी का कोई पार्ट सड़ रहा है, उनके पास तो हर कोई जो है प्राइवेट नर्स तो जो है अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट को मरने के लिए छोड़ा भी नहीं जा सकता। देखा जाए तो ये अंतिम पैलिएटिव केयर का मतलब ही ये है कि बस जब डॉक्टर ये बोल देता है कि अब इनको ले जाओ घर पे सेवा करो, तो दैट इज द काइंड ऑफ सेवा इन इंस्टीट्यूशनल इन द फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल केयर। ठीक है, कि उसको इंस्टीट्यूट में कहीं रख के, कहीं एजेंसी में रख के कोई एक प्रोफेशनल जो है उसकी सेवा कर रहा है, ये है पैलिएटिव केयर। और ऐसे ही कैंसर पेशेंट के लिए सीवियर डिमेंशिया या सीवियर पार्किंसनिज्म, जो जिनको घर से छोड़ दिया जाता है, इस टाइप के भी लोगों का केयर किया जाता है इसमें। ठीक है, बाकी साइकोलॉजिकल केयर, सोशल केयर तो ये आप लोग समझ ही रहे हैं। साइकोलॉजिकल केयर यानी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए जो असिस्टेंस प्रोवाइड होता है, प्रोफेशनल या जिस भी लेवल पे आप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर? तो टाइप ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर क्या है? ज्वाइंट फैमिली होता है, न्यूक्लियर फैमिली होता है, चाइल्डलेस फैमिली होता है, एक्सटेंडेड फैमिली होता है। तो ज्वाइंट फैमिली का मतलब क्या होता है? जिसमें जिस परिवार में शादीशुदा कपल, उनके शादीशुदा बच्चे, मतलब शादीशुदा जैसे मम्मी पापा हैं और इनके 3 बच्चे हैं सपोज करो। ठीक है, मान लिया, ये समझ पा रहे हो? चौकोर वाला जो है आयताकार है, ये है मेल, और ये गोल वाला जो है फीमेल। जीनोग्राम बनाया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। और ऐसे आपस में जोड़ दिया गया तो मतलब कि इनकी शादी हुई है आपस में, और इन दोनों के बीच से ऐसे रेखा खींच दिया गया, ब्रांच डेवलप कर दिया गया, मतलब इनके बच्चे हैं। तो इन दोनों के ये बेटियां हैं और ये बेटा है। अब ये किस में आएगा? न्यूक्लियर फैमिली में आएगा, ज्वाइंट फैमिली में आएगा? सर अभी तक न्यूक्लियर ही है। न्यूक्लियर है सर अभी। अब किस में आएगा? जॉइंट। अब जॉइंट में हो जाए। ठीक है, और इसको जैसे करंट कंडीशन जो है फैमिली की, करंट लिविंग कंडीशन ऐसे हम दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से घेरा बना देते हैं। तो मतलब कि इतनी फैमिली एक साथ रहती है। अगर मान लिया हमको ये दिखाना होता कि सिर्फ जो है मम्मी पापा और उनके 2 बेटियां रहती साथ में, तो ये मतलब ये अब क्या हो गया? ये हो गया एक्सटेंडेड। मान लिया ये दोनों शहर में रहने चले आए नौकरी करने के लिए, तो ये एक्सटेंडेड हो गए। ठीक है, और इस फैमिली को क्या बोलेंगे? सिर्फ ये जो ब्लैक वाली फैमिली है, इसको क्या बोलेंगे इन चारों ऑप्शन में से? चाइल्डलेस फैमिली। चाइल्डलेस फैमिली। ठीक है, अगर यहीं पे एक बच्चा हो गया तो इसको क्या बोलेंगे फिर? चाइल्ड बियरिंग फैमिली। चाइल्ड रेयरिंग मतलब जिनके बच्चे नहीं है, चाइल्डलेस, चाइल्ड रियरिंग। ठीक है, और अगर ये वर्किंग है तो मान लिया ये वर्किंग है, दोनों पति पत्नी, और पति जो है एम्स में काम कर रहा है और पत्नी किसी स्कूल में काम कर रही है, तो इनके बच्चों का केयर कौन करेगा? मेड नहीं अफोर्ड करता है। अरे इनके लिए इंस्टीट्यूशन क्या बनाने की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट को? भाई सोच को ऐसे ही तो सोचना है। ऐसे सोशल वर्कर के लिए जो है ना, यही तो चैलेंजेस है। आपको प्रोफेशनल हेल्प करनी है। तो क्रेच में कितने साल के बच्चों को रखा जा सकता है?
0 to 6 6 years, ठीक है। सर कितने तो कितने ऐसी फैमिली होंगे जिन पे क्रेज बनाया जाएगा, जैसे एम्स में कितने ऐसे फैमिली होंगे? आई थिंक 10 मिनिमम होना क्राइटेरिया क्या है? मतलब फैमिली की बात नहीं है, पति भी तो लेके जा, मतलब पिता भी लेके जा सकता है बच्चे को, और पत्नी भी लेके जा सकती है, ठीक है। तो आई थिंक 10 फैमिली, 10 चाइल्ड 10 चाइल्ड मतलब वेयरिंग एम्प्लॉयज होने चाहिए, 10 बच्चों का जो है होना, मिनिमम 10। हाँ शायद, मैं एकदम याद नहीं है, देख लेना इसको, क्रॉस चेक कर लेना। इतनी चीजें समझ में आई? सर एक बार एक्सटेंडेड, सर नहीं सर एक एक्सटेंडेड फैमिली का और बता दीजिए, एक्सटेंडेड फैमिली एक्सटेंडेड, को थोड़ा सा सर जैसे डिफाइन मैं कर हूं दीजिए। ना, तो मैं एक्सटेंडेड फैमिली में आऊंगा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा घर पे रहते हैं, और मेरा छोटा भाई है वो भी घर पे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे घर पे रहते हैं, और मेरा आएगा ज्वाइंट फैमिली में ऐसे तो। बट मैं चूंकि यहाँ पे पैसे कमाने के लिए ही तो रह रहा हूँ, तो इसलिए ये जो मेरी फैमिली ठीक है। आएगी वो आएगी एक्सटेंडेड। अच्छा, मतलब जब जॉइंट फैमिली से तो अलग हो जाने फैमिली वाला बड़ी हो है, लेकिन अलग मतलब अलग वो रह रहे हो, तो वो अलग सर अलग रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली होती हाँ, है। अलग पर्पज से रह रहा हूँ मैं ना। अच्छा, वैसे बड़ी फैमिली हो लेकिन अलग पर्पज से अगर रह रहे हैं तो उसको एक्सटेंडेड फैमिली। हाँ, तो सर ऐसे तो ठीक है। न्यूक्लियर भी उसको बोला जाता है ना सर, कि जैसे मतलब पति पत्नी और उसका बेबी है, तो उसको तो न्यूक्लियर भी बोला जाता है। हाँ, तो वो अपनी जो ओरिजिन ऑफ फैमिली है उससे टोटली कट ऑफ हो जाता है, तब उसको न्यूक्लियर बोला जाता है। अच्छा, इतनी चीजें समझ में आई? जी सर, आगे। नेक्स्ट है द फर्स्ट बुक ऑन सोशल केस वर्क। तो फर्स्ट बुक सोशल केस वर्क पे कौन है? सोशल डायग्नोसिस। सोशल डायग्नोसिस। Group cohesiveness is the willingness on the part of all members to stay on in the group। मतलब ग्रुप कोहेसिवनेस, कोहेसिव मतलब वी फीलिंग, ग्रुप में एकजुटता का भाव। Secondary group consists of a number of people who meet regularly but who do not have intimate ties with each other। तो सेकेंडरी और प्राइमरी दो टाइप का ग्रुप बताया गया है। तो जो सेकेंडरी होता है वो ज्यादा फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है? फॉर्मल। ये सेकेंडरी जो होता है वो फॉर्मल होता है होता है सर, फॉर्मल, जैसे ठीक है, जो कलीग्स आप, हो गए। हाँ, आपके जो ऑफिस के कलीग्स हो गए। और प्राइमरी क्या होता है? इनफॉर्मल। प्राइमरी प्राइमरी ग्रुप सर पे बिल्कुल किसने, फैमिली मेंबर्स या फिर कुछ क्लोज दोस्त, फैमिली हाँ, मेंबर्स, मतलब जो जिसको हम बोलते हैं पीयर और ग्रुप, इसके बाद जो पीयर ग्रुप्स हैं, पीयर बचपन के ग्रुप जो और बिल्कुल दोस्त हैं। क्लोज फ्रेंड्स। हाँ। नेक्स्ट है Mazzori Murphy defined social group work as enhancement of person's social functioning through purposeful group experiences। कोनोप्का के बारे में तो आप लोगों को पता होगा, किसके बारे में इन्होंने दिया है कोनोप्का ने? ग्रुप वर्क। समथिंग कुछ करके। सोशल ग्रुप वर्क है ना। और इनको शायद मदर ऑफ सोशल ग्रुप वर्क बोला जाता है। Am I right? मदर ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। जी सर, सही है। और फादर ऑफ सोशल ग्रुप वर्क सोशल वर्क किसको बोला जाता है? जैन एडम्स सर। जेन एडम्स। फादर ऑफ साइकोलॉजी? विलियम वुंड। विलियम वुंड। बी है या डब्ल्यू है, याद कर देख लेना। और फादर ऑफ सोशोलॉजी? अगस्टाम। पलमैन का कौन सा थियरी था? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इन्होंने और कौन सी थियरी दी? 4P। 4P कॉन्सेप्ट। क्या था? पहला क्या है? P
पर्सन, प्लेस, प्लेस, प्रोसेस, पर्सन होगा उसके बाद, प्रॉब्लम, पर्सन के पर्सन, बाद प्रॉब्लम, फिर प्लेस, प्लेस, प्रोसेस, प्रॉब्लम, प्लेस, थ्री प्रोसेस। डायग्नोसिस भी दी थी सर इन्होंने। ठीक है, और क्या दिया था? 3 डायग्नोसिस। कौन सा? डायग्नोसिस सर, क्लिनिकल डायग्नोस, कौन एटियोलॉजी। कौन सा डायग्नोस? वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ सर, क्लिनिकल, डायनामिक, एंड डायनेमिक, क्लिनिकल, Etiological. और एटियोलॉजिकल। ठीक है, ट्रैकर का क्या है? इनका भी सोशल ग्रुप वर्क है सर। प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सर इन्होंने 10 प्रिंसिपल दिए कि 14 दिए कुछ? इन्होंने confused हूँ। इंडिविजुअलाइजेशन पे भी फोकस किया है कि सोशल ग्रुप वर्क में इंडिविजुअलाइजेशन जरूरी है। सर इनका कभी कभी पूछ लेता कि इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए हैं टोटल, आई थिंक 10 प्रिंसिपल्स हैं इनके। और एक 14 करके 14 किसने दिया था? 14 का तो यार मुझे नहीं याद है, डगलस करके ऐसे करके कुछ है। देख लेना, टॉम डगलस ना, जी जी। देख लेना, ग्रुप में भेज भी देना अगर होगा जो भी। Giddens defined social group as social group is a number of people who interact with each other on a regular basis. ग्रुप वर्क का एक हॉस्पिटल में ग्रुप वर्क का एक जो सबसे ज्यादा इंटरवेंशन प्रोवाइड किया जाता है वो कौन सा है? डी एडिक्शन में यूज करते हैं जिसको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अल्कोहल एनोनिमस है क्या? एल्कोहलिक एनोनिमस फॉर एल्कोहलिज्म। ठीक है, और एल्कोहलिक एनोनिमस कैसा टाइप का ग्रुप है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ SSG, self help group. ठीक है, एल्कोहलिक एनोनिमस को किसने बनाया था? बॉब एंड बॉब Bob and Bill. और उसके बाद में एंथनी गिडेंस है। हम्म, एंथनी गिडेंस है ना एक। हाँ, ओके। कूले was one of the earliest group theorists to highlight the importance of group experience and to point out that it was by group experience that the individual becomes socialized. तो इस थियरी को इन्होंने क्या दिया था नाम? भूल गए आप लोग? लुकिंग ग्लास, Looking glass self. यानी जो समाज है वो आपका दर्पण है। Which of the following is our principle of group work? तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क कौन सा है? प्लान्ड ग्रुप फॉर्मेशन, गाइडेड ग्रुप इंटरेक्शन, इंडिविजुअलाइजेशन और नहीं इवैल्यूएशन। है इंडिविजुअलाइजेशन। ग्रुप वर्क का है इंडिविजुअलाइजेशन। Which one of the following is not the purpose of group work? तो ग्रुप वर्क का पर्पस क्या नहीं है? गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर टैलेंटेड मेंबर्स अलोन, तो ये तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, तो अलोन तो हो ही नहीं सकता। तो यही ताकि टू टीच इंडिविजुअल्स टू लीन एंड वर्क टुगेदर टू पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट, हु प्रोड्यूस एन यूनिफाइड थियरी इन ग्रुप वर्क। तो रूथ स्मेले का है यूनिफाइड ग्रुप थियरी इन ग्रुप वर्क। उसके बाद है फोबियाज, पैनिक एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आर क्लासिफाइड एज। तो मैंने क्या बताया था, ये सब किस में आते हैं? एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या होते हैं? पैल्पिटेशन होने लग जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, और हाँ, मतलब टैकियाकार्डिया जैसा फील होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीने आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी कुछ हो जाएगा, मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। तो ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। इनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। जैसे डर है तो फोबिया हो जाएगा, अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इंसान जो है फेंटअप हो जाता है तो उसको पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं, पैनिक अटैक बोलते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो एक तरीके का एंजाइटी क्रिएट करता है किसी ऑब्सेशन से, किसी रिचुअलिस्टिक ऑब्सेशन से, और फिर वो बार बार उस पर कंपल्सन करता है, तो डिसऑर्डर में ओसीडी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सब एंजाइटी डिसऑर्डर के एक जो है अलग अलग टाइप्स है। मूड डिसऑर्डर में क्या आता है?
डिप्रेशन, bipolar depression, डिप्रेशन Major एंड depressive disorder. डिप्रेशन एंड मैनिया, ठीक है। तो इसको एक और डिसऑर्डर है जिसमें दोनों होते हैं, तो वो बीपीएडी हो जाता है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें ध्यान से आप लोगों को मैं आज एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मेडिसिन का आता है कभी, तो मेडिसिन का नाम बहुत कम पूछता है। जैसे मूड डिसऑर्डर में मूड को जो है स्टेबल करने के लिए क्या चलाया जाता है? मूड स्टेबलाइजर, ठीक है। जो मैनिक एपिसोड में होते हैं उसमें यूजुअली मूड स्टेबलाइजर चलाया जाता है, और एंटी डिप्रेसेंट अगर डिप्रेशन में है तो, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट चलाया जाता है। सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर एक तरीके का, ये भी एंजाइटी डिसऑर्डर में आता है। तो इसमें भी एसएसआरआई जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, एसएसआरआई एंड एसएनआरआई, ठीक है। एसएसआरआई मतलब सेलेक्टिव, कोई बताएगा क्या होता है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिहैबिटिक इनहिबिटर्स, और इसमें सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रिहैबिटिक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसमें भी एंटी एंजाइटी जो एसएसआरआई एसएनआरआई होता है, जैसे फ्लॉक्सिटीन, पैरोक्सिटीन, एसिटालोप्राम, ये सब एसएसआरआई एसएनआरआई में आते हैं, ठीक है। और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर एक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है, सीवियर स्ट्रेस लेने की वजह से होता है, जैसे डिसोसिएटिव एमनीजिया, डिसोसिएटिव फ्यूग और डिसोसिएटिव कन्वर्जन। इतना समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 2-4 बार, रिवाइज करोगे आ जाएगा। फादर ऑफ साइको एनालिसिस, तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसको बोला जाता है? फ्रायड को बोला जाता है, ठीक है। इनका कौन कौन सा थियरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? पुराने बैच वाले नहीं बोलेंगे, नए बैच वाले बोले। sir, ego, super ego, Client centered. yes, इड, ईगो, super ego, सुपर ईगो, और क्या है? conscious, pre-conscious, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और क्या है? psychosexual, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, oral, ओरल, anal, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, genital. सेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ओरल, एनल, एनल, फैलिक, फैलिक, लेटेंसी, लेटेंसी, जेनाइटल। जेनाइटल। ओरल का एज 0 to 0 to 1.5, 1.5. एनल का 1.5 to 3, 1.5 to 3. फैलिक का 3 to 6, 2 to 6. 6 to 11, 6 to 11. and 11 plus. 11 plus और puberty. पुबर्टी मतलब अडोलसेंट एज को बोलेंगे सर। मेच्योरिटी फॉर मैच्योरिटी। फॉर द रिप्रोडक्शन। हार्मोनल चेंजेस। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गर्ल्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर फादर, हर फादर। किस स्टेज में आता है? फैलिक स्टेज। इलेक्ट्रा एंड Oedipus, ठीक है। इलेक्ट्रा किसने दिया? Carl Jung, कार्ल जंग। कार्ल जंग ने, ठीक है। और ओडिपस Sigmund Freud, सिगमंड फ्रेड। ड्रीम एनालिसिस किसका है? सिगमंड फ्रेड का ही सर। ड्रीम एनालिसिस इन्होंने कितने टाइप का दिया है? 2 टाइप के हैं। type, क्या क्या है? manifest and latent. लेटेंट। ठीक है। और कुछ बच रहा है? कैथारसिस। Catharsis, फ्री कैथारसिस सबसे ज्यादा इन्होंने यूज किया, और किस चीज के लिए यूज किया? Ventilation of emotion. एक्सप्रेसिंग और रिलीजिंग इमोशंस। जो Ventilation of patient जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच कॉन्फ्लिक्ट है उसको बाहर लाने के लिए, जो सप्रेस्ड इमोशन है उसको बाहर लाने के लिए कैथारसिस जो है टेक्निक का यूज किया। एक और टेक्निक इसको बोलते हैं, उसका क्या नाम है? फ्री एसोसिएशन। प्री एसोसिएशन।
अब तो इसमें गलतियां होने के चांसेस मुझे लगता है कमी है अगर इतने से आ जाता है। डिफेंस मैकेनिज्म रह गया सर। हाँ, डिफेंस मैकेनिज्म में प्रोजेक्शन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, रिप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिनायल, रिग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट, ये सब इन्हीं का है। सर वो तो एना फ्राइड ने दिए थे ना, बस इन्होंने तो बस बताया था कि ऐसा ऐसा है। आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। 6 से 7 डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्राइड का है, बाद में अन्ना फ्राइड ने उसको एक्सटेंड किया था। ओके सर। जो अभी बताया है ना, डिस्प्लेसमेंट, सब्लिमेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन, ये सब सिगमंड फ्राइड का। जी सर। अल्फ्रेड एडलर का कौन सा थ्योरी है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंडिविजुअल साइकोलॉजी एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कालियों का एक और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कलेक्टिव एक्स्ट्रावर्जन एंड या एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट जो अपने में रहता है, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत जल्दी सबसे बोल देते हैं। मिल जाता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इतने में? नहीं सर। डेल्यूजन्स आर कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन, तो डेल्यूजन मतलब क्या होता है, पहले तो इसको बताओ आप लोग, क्या होता है डेल्यूजन? गलत लग रहा है। फॉल्स परसेप्शंस होती है। फॉल्स बिलीफ्स, हाँ, परसेप्शन बिलीफ्स बोलेंगे, फॉल्स बिलीफ्स। अनशेकेबल फॉल्स बिलीफ, अकेला फॉल्स बिलीफ नहीं हो सकता। जैसे क्या, भूत प्रेत मानते हो आप? आपने कहा हाँ मानता हूं, तो ये भी तो फॉल्स बिलीफ है। लेकिन अगर आपको आधे घंटे किसी ने समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, नहीं होता है, तो फिर आप मान गए या पार्शियली मान गए, तो क्या आप डेल्यूजन में हो? नहीं हो। अगर नहीं मान गए तो नहीं है, और नहीं माने तो भी आप डेल्यूजन में नहीं। लेकिन अनसेकेबल है, अगर आप कहते हो कि नहीं, मेरा ये मानना है और इसको कोई हिला नहीं सकता, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ऐसा होता ही है। आज हमारे पास एक केस आया, उस केस का मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड पहाड़ी के रहने वाले हैं वो लोग। तो आप लोगों में से अगर किसी ने यहाँ पे जो है विजिट किया हो कभी, तो चचोट एक जगह है मंडी में, वहां के थे, और बहुत इंटीरियर इलाका है वो। तो पेशेंट, पहले तो इन लोगों ने केस खराब कर दिया कुल्लू में रख के, उसको जो है सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ। सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से पहले वो डिलीरियम कंडीशन में गई, और उसके बाद में कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो गई। ठीक है, पहले डिलीरियम में डिसोरिएंटेड हुई और फिर अनकॉन्शियस हो गई। वहां से हमारे यहाँ पे एम्स में रेफर हुआ केस, अभी वो लगभग 15 साल की है बच्ची, तो उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और 8 दिन हुआ, 8 डेज में, एज पर द इम्प्रेशन ऑफ डॉक्टर्स। जेआर से मेरी बात हुई, उसने बोला कि काफी इम्प्रूवमेंट है। बट उसकी मदर क्या कह रही है, कैन यू इमेजिन? मदर कह रही है कि हमारे बेटी को डिस्चार्ज कर दो, इसका ट्रीटमेंट तो हम पैसा क्यों खर्चा करें, यहाँ पे ट्रीटमेंट से कोई जो है सुधार हो नहीं रहा है। हमारी सासू माँ कह रही हैं कि लेके आ जाओ, यहाँ हम जो देवलू होते हैं उनको दिखाएंगे, और इस पे कोई ग्रह है और ग्रह का साया है, इसीलिए इस पे कुछ नहीं काम करेगा, यहाँ पे ले आओ, ठीक हो जाएगा। इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे? बीइंग एमएसएसओ, हमारे पास केस रिफर हुआ है। ये क्या है जो उसने बोला, ये क्या है? एक फॉल्स बिलीफ है। फॉल्स बिलीफ कैसा है? अनसेकेबल है या नहीं है? अनसेकेबल है। नहीं है, अनसेकेबल नहीं है। अगर अनसेकेबल हो जाएगा तो डेल्यूजन हो जाएगा। फिर उसके बाद अब वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप क्या करोगे इसमें इंटरवीन? सर उनको काउंसलिंग करेंगे सर, उनको समझाएंगे इसके बारे में।
तो उनको तो बिलीफ क्या को दवा भी से दुआ तक हर्ट का नहीं जो करना है, कॉन्सेप्ट है वो भी यूज कर सकते हैं आई थिंक, वो क्योंकि यहाँ किसी पे का यूज बिलीफ करना होगा। सिस्टम तो शायद नहीं चेंज, इतना जल्दी चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। एग्जैक्टली तो उनको आपको मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि इसका प्रोग्नोसिस क्या है, तो उसने कहा कि गुड प्रोग्नोसिस है और अभी 8 दिनों में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, जो उसके वाइटल्स हैं, जो उसकी बायोकेमिस्ट्री है। बट आने वाले टाइम में इसकी, जैसे इनके हिसाब से ये कॉन्शियस स्टेज में नहीं, तो कॉन्शियस स्टेज में आ जाएगी, लेकिन समय लगेगा। ठीक है, तो ये जो देवता और देवलू वाला, क्या इनको आप चैलेंज करोगे? नहीं। नो सर, नहीं सर। हमें कभी भी किसी के बिलीफ सिस्टम को चैलेंज नहीं करना है, हमें उनको बोलना है कि ठीक है आप करो, वहां से जो भी करना है करो, इसका कपड़ा ले जाओ या इसके कुछ नाम से जैसा भी हो सकता है करो वहां पे पूजा पाठ, या घर जाने के बाद करना, बट अभी नहीं कर सकते। दूसरा, हमें उनको काइंड ऑफ डराना भी है, डराना ऐसे नेगेटिव टर्म है, लेकिन आपको बताना है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं। अगर डॉक्टर अलाउ नहीं कर रहा है और पेशेंट को उसके परिवार वाले ले जाना चाह रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लामा। लामा 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 ला, सर। लामा का फुल फॉर्म क्या होता है? लीव अगेंस्ट लीव मेडिकल एडवाइस। मेडिकल एडवाइस। लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो हमने उसको बताया कि अगर आप ऐसे ले जाते हो तो डॉक्टर लिख के देगा, और अगर कुछ भी होगा तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब एक टाइप का ये देखा जाए तो बच्चे को मारने वाला कंडीशन होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे शब्दों में दिखाना है, बताना है, जिससे उसको डर भी लगे और उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी हो, और ये भी बताना है कि व्हाई वी आर कंसर्निंग अबाउट योर पेशेंट। ठीक है, और उसको पैसे की दिक्कत उसने बोली, तो हमने कहा ठीक है, हम पुअर फ्री सेक्शन में देखते हैं, आपका पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया, शॉर्ट में बताया आपको, बहुत डिटेल्ड काउंसलिंग हुई, तब जाके वो जो है एक्सेप्ट किया उसने कि हाँ अभी हम ट्रीटमेंट फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने जो स्टार्ट किया डिल्यूजन से, इसको कोरिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो नहीं मानती तब वो अनसेकेबल बिलीफ हो जाता। ठीक है, बट अगर मान गई, हाँ जी, अगर ये मान लो पेशेंट ले जाना चाहते हैं लेकिन सलाह दी कि मत ले जाओ और पेशेंट को कुछ हो जाए, तो फिर क्या होता है? तो इन पे केस हो जाएगा, सुओ मोटो नहीं नहीं एक्शन। सर, नहीं सर, जैसे हम मेडिकल किसी डॉक्टर ने सलाह नहीं दी कि इसको ले जाओ, लेकिन मान लो उन्होंने यहाँ रख दिया, नहीं ले गए, और उसको कुछ हो गया पेशेंट को, उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होगा, हम तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब किसी के जीवन मृत्यु का डिसाइड हम थोड़ी कर सकते हैं, हम तो ट्रीटमेंट, जो अच्छा उसकी अच्छा। ट्रीटमेंट है उसकी, यही इसीलिए तो सारा जो है बायोकेमिस्ट्री लिया जाता है डिस्चार्ज करने से पहले और डिस्चार्ज करने के बाद, कि हम इस कंडीशन में पेशेंट है, और वो जो टेस्ट होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि इसकी वाइटल्स इतने हैं, इसका बायोकेमिस्ट्री ये है, ये इसका पैथोलॉजी ये है, वो सारा स्टडी इसीलिए होता है। अब इस कंडीशन में क्या पॉसिबल मेडिसिन चलाए जाने चाहिए, क्या जो है इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है, वो इसीलिए होता है। जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो प्रॉपर डिस्चार्ज समरी होता है। ये भी चलो, अब आप लोगों को तो पता नहीं है जो है जरूरी है कि नहीं, मुझे लगता है जरूरी है। सर जैसे मान लीजिए पेशेंट आपने बताया कि डिलीरियम कंडीशन में है। एक कंडीशन में बता लूं तब फिर आप क्वेश्चन कीजिए, नहीं मैं भूल जाऊंगा तो फिर आपका ही नुकसान जी होगा। सर। आप अपना नोट करके रखिए। जैसे डिस्चार्ज समरी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, डिस्चार्ज समरी में प्रॉपर लिखा होता है कि जब पेशेंट एडमिट हुआ तब उसके वाइटल्स क्या थे, पेशेंट के एडमिट होने के बाद इन वाइटल्स और इन पैथोलॉजी, इन बायोकेमिस्ट्री की कंडीशन में हमने फला फला मेडिसिन एडमिनिस्टर किया। उसके बाद फिर दूसरी बार जब हमने रूटीन चेकअप किया तो उसमें इतना बायोलॉजिकल उसके कंडीशंस में सुधार हुआ, सिम्टम्स में सुधार हुआ। फिर उसके बाद कुछ कुछ पैथोलॉजी बची रह गई, फिर हमने फला फला मेडिसिन ऐड किया, और फिर धीरे धीरे उन मेडिसिन को जैसे जैसे सुधार होता गया हम टेपर करते गए। उसके बाद करंट में अब जो है हमने वापस से सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए हैं, उसमें ये कंडीशन है और इस कंडीशन में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये एक जो पूरा डिस्चार्ज समरी है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। इवन जितना भी आपके प्रिस्क्रिप्शन की जो होती है ना, कंटिन्यूएशन सीट जो होती है आईपीडी की, वो सब लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसीलिए आप देखोगे कि जेआर, एसआर, फैकल्टी जो भी कुछ भी दवाई लिखते हैं नीचे अपना साइन करते हैं और स्टैंप लगाते हैं।
अब इस डिस्चार्ज समरी के बाद पेशेंट को घर ले गए, पेशेंट के ऊपर कोई ये लोग प्रयोग करने लग गए, पूजा पाठ कराने लग गए, दवाई नहीं दिया और पेशेंट की डेथ हो गई। और फिर आफ्टर डेथ इन्होंने एफआईआर कर दिया हॉस्पिटल पे या कंसल्टेंट पे या जो डॉक्टर की टीम है उस पे कि हमारे पेशेंट को इलाज किया, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो ये डिस्चार्ज समरी इन डॉक्टर की टीम को क्या करेगा? बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, इनको जस्टिफाई करेगा। और ये जो इनका प्रेस्क्रिप्शन होगा, इनका बायोकेमिस्ट्री होगा, इसको रिव्यू करेगा कौन? जज। जज एक मेडिकल बोर्ड बैठाएगा जो इसका रिव्यू करेगा कि इन्होंने इस कंडीशन में जो दवाइयां चलाई हैं वो बिल्कुल सटीक और सही है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट सिम्टम्स। अगर ये चीज मैच नहीं करेंगी तो क्या होगा? अगर इन्होंने गुड फेथ में चलाई है, पता नहीं हुआ, तो इन पे नॉर्मल सा एक डांट फटकार लगेगा। लेकिन अगर इन्होंने पैसा बनाने के लिए, देर तक इलाज चलाने के लिए, कुछ बहकावे में लाने के लिए किया है, तब इन पे करेक्शनल जो भी हो सकता है, जैसे कि इनका लाइसेंस रद्द कर देना, ये सब होता है। इतनी चीजें समझ में आई? जी सर। अब इसके बाद की एक और केस बताता हूँ साइकियाट्री की। एक राइट है पेशेंट का, जब पेशेंट सपोज करो एडमिट हुआ इन द कंडीशन ऑफ सपोज करो बीपीएडी के मैनियक एपिसोड में, या ऐसे समझ लो साइकोसिस में, सीवियर साइकोसिस में एडमिट हुआ। अब उसको तो नहीं पता है ना, उसके ऊपर डॉक्टर ने ये दवाई वो दवाई फलाना ढिमकाना खूब सारी दवाइयां चलाई, खूब सारा इंजेक्शन चलाया, और जब ये डिस्चार्ज हुआ तो डिस्चार्ज समरी इसने स्टडी की। सपोज करो ये जो एडमिट हुआ ये डॉक्टर ही है खुद ही, और फिर इसने रिव्यू किया इसका कि यार मेरे ऊपर तो लिथियम चलाई गई, लिथियम का 2000 mg डोज चलाया गया, जो कि इस कंडीशन में इतना चलाया नहीं जाना चाहिए, और उसके वजह से मेरा आगे का जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होगा। तो ये वापस से केस कर सकता है, ये पेशेंट की राइट होती है। इन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? किस एक्ट के अकॉर्डिंग? मेडिकल एक्ट, एमएचसीए। एमएचसीए मतलब मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेडिकल काउंसिल ऑफ अथॉरिटी ये है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ठीक है, तो इसके अलग अलग सेक्शंस हैं, उसके हिसाब से इसमें मेडिकल रिव्यू होगा, और अगर ये पाया जाता है कि गलत मेडिकेशंस चलाई गई है तो इन पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। ठीक है, कितना समझ में आया? इसीलिए जो ये सारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो किसके पास जमा होते हैं? एमआरडी में सर, एमआरडी में मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होता है। और इनसे एक अपने ही पेशेंट का आपको अगर कोई भी पर्चा वापस निकलवाना है तो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, अब पूछिए क्या क्वेश्चन था? सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बोला कि वो जो पेशेंट थी आपकी, उसको डिलीरियम था, मतलब वो अपना कुछ वो समझ नहीं पा रही थी, पर अगर वो कहे कि मुझे नहीं जाना है ये पीर बाबा है जो भी है इनके पास उस हालत में भी, तो और पेरेंट्स ले जाना चाह रहे हैं और मेडिकली भी क्या कहा जा रहा है कि नहीं मत ले जाइए, तो इस सिचुएशन में क्या पेशेंट की बात सुनी जाती है फैमिली मेंबर्स की? डिलीरियम मतलब क्या समझती हैं आप? डिलीरियम या डिसओरिएंटेशन क्या समझती हैं आप? इसमें पेशेंट इस कंडीशन में होता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। उससे आप पूछोगे कितना समय हो रहा है तो कहो दोपहर को रात बता दे, बिल्कुल कॉन्शियस स्टेज में नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट कुछ भी डिसीजन लेने के लायक नहीं होता है। अच्छा, हाँ, सीवियर डिहाइड्रेशन किस किस कंडीशन में होता है पता है? नहीं। वोमिटिंग, लूज फायर मोशन और सीवियर लेवल का कोल्ड, दोनों में डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन होता है। और सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या होता है? सोडियम लेवल की कमी होती है, जिसको बोलते हैं हाइपोनिट्रीमिया बोलते हैं। ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि होगा ही, कुछ और भी रीजन हो सकते हैं।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला बुखार स्टेज। आने से भी, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा बुखार आता है जब, तभी तो होता है सर अनकॉन्शियस। वो अलग अलग कंडीशन है। बुखार भी अब क्यों आ रहा है, बुखार आना एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी और इन्फेक्शन की वजह से सकता है। जैसे मेनिंजाइटिस में भी बुखार आता है, ठीक है, जिसको दिमागी बुखार कह देते हैं। इंसेफ्लाइटिस में भी बुखार आता है, ठीक है, तो उसके अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट करता है। इतनी चीजें समझ में आई जो बताया, जितनी कहानी? हाँ। बोरियत तो नहीं लगी? नहीं सर, इंटरेस्टेड है सर। बीइंग अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब। हाँ तो सर। अभी हम बात कर रहे थे डिल्यूजन, ठीक है। तो डिल्यूजन क्या है? फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ को डिल्यूजन बोलते हैं। डिल्यूजन बेसिकली जो हम लोग देखते हैं कॉमनली, वो क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन मीन्स कि चार लोग जो सामने खड़े हो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब बेवफाई। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। कि किस पे होगा? पति को अगर बीमारी है तो वो पत्नी के चरित्र पे शक करेगा, और पत्नी को ये बीमारी है तो पति के चरित्र पे शक करेगा, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो सेम स्पाउस पे, स्पाउस के कैरेक्टर पे शक करना, स्ट्रांग बिलीफ होना कि जो है ये किसी के साथ है, जबकि कोई भी ऐसा नहीं है। तो वो डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी होता है, और ऐसे केसेस में ब्रूटल मर्डर देखने को मिलता है। उसके बाद क्या इसी होता को है? और पैरानॉइड बोलते हैं क्या? अब उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ये अभी डिल्यूजन बता रहा हूँ। वो तो स्किज़ोफ्रेनिया का जो है टाइप है, पैरानॉइड, कैटाटोनिया और ये सब। तो डिल्यूजन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। परसिक्यूशन, इनफिडेलिटी, और उसके अलावा भी मल्टीपल टाइप्स हैं। तो ये दो तीन जो है बहुत कॉमन है, और ये किसके? स्किज़ोफ्रेनिया के ही लक्षण होते हैं, ठीक है। डिलीरियम में क्या होता है? इंसान कंफ्यूजिंग स्टेज में होता है। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या भूलने की होता है? भूल जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस। भूलने की बीमारी। और डिप्रेशन एक मूड जो डिसऑर्डर है। ज्यादातर ओल्ड एज में होता है। मूड डिसऑर्डर है डिप्रेशन। डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं? ये पूछा गया था सीआरई में। हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस, किसी भी का वर्थलेसनेस, किसी काम में मन नहीं लगना, लोनलीनेस, एनाडोनिया, ठीक है, सैडनेस ऑफ मूड, होल डे, ठीक है, ये सब डिप्रेशन के लक्षण है। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, तो यूएनसीआरसी कब हुआ था? यूनाइटेड नेशन 2006 में आया था। यूएनसीआरपीडी मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में हुआ था, ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी था, और जो इफेक्ट में आया वो 3 में 2008 में आया। सोशल वर्कर, जिसको अल्मोनर बोला गया, was first appointed at the रॉयल फ्री हॉस्पिटल लंदन इन द ईयर 1895। अल्मोनर मतलब क्या होता है? सोशल वर्कर कोई सर? मेडिकल सोशल वर्कर। जनरल सोशल वर्कर, जेनरिक सोशल वर्कर को नहीं, मेडिकल सोशल वर्कर को अल्मोनर बोला जाता था। पैलिएटिव केयर को और क्या, कौन सा केयर बोला जाता था? हॉस्पाइस केयर। बाकी इसमें मैच करना था कि जो नॉइज लेवल है, नॉइज लेवल को किस में मेजर करते हैं? पैरामीटर क्या है? डेसिबल में, ठीक है। तो ये ए जो रखा है, ये बकवास में रखा है, इसमें बहुत गलतियां की हुए है स्पेलिंग में। डेसिबल होता है डीबी। तो रेजिडेंशियल में जो होना चाहिए वो 40 तक, हॉस्पिटल में 20 to 35। इसीलिए हॉस्पिटल के आसपास से जब आप निकले
तो हॉकिंग हॉर्न बजाना अवॉइड करें। उसके बाद में है कॉमर्शियल रेस्टोरेंट्स, तो कॉमर्शियल रेस्टोरेंट में 40 to 60 तक चल सकता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी 30 to 40, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी आसपास से गुजरे तो एक सिविक सेंस होना चाहिए कि आप ऐसे जगहों पे हॉर्न बहुत कम बजाने की कोशिश करें। टाइगर मॉस्किटोज आर अदरवाइज नोन एज, तो टाइगर मॉस्किटोज को एडीज मॉस्किटोज भी बोलते हैं। PHC CHC in our country are using इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड, तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड जो सेट किए गए हैं वही इम्प्लीमेंट होता है PHC CHC में। इन हेल्थ एजुकेशन ट्रांसलेटिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन इनटू द डिजायर्ड हेल्थ एक्शन इज कोर ऑफ मोटिवेशनल मॉडल। और क्या होता है, किसके थ्रू हम ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? IEC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन Information, education, communication. एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। रोटरी एंड लायंस क्लब आर एग्जांपल ऑफ सिटी वाइड ऑर्गेनाइजेशन। An NGO wishing to receive foreign contribution must have a definite cultural, economic, educational, religious और social programs, ठीक है। तो ये एक सही स्टेटमेंट है, और इसके लिए जो सैंक्शंस लगाए गए किस एक्ट के थ्रू? FCRA। FCRA कब आया? 2006 2010 2010. 2010 FCRA का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन Contribution Regulation Act. The Central Welfare Board was established in which year? 1953. Central Social Welfare Board के चेयरपर्सन कौन थे? दुर्गाबाई दुर्गाबाई देशमुख। किसके लिए काम करते थे ये सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड? किसके लिए काम करता था? काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए थे और Women. Which of the following is a strategic activity? तो रिक्रूटमेंट एक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी हो सकता है। दिस कंसिस्ट ऑफ जनरल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एनरोल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल बॉडी। द आइडिया ऑफ कम्युनिटी चेस्ट वाज फर्स्ट कंसीव्ड इन द ईयर 1913, 1913। जहां ज्यादा जरूरी है वहां इंपोज करूंगा, उसको आप समझना कि हाँ ये ज्यादा जरूरी है। दिस कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिसमिसल ऑफ द स्टाफ ऑफ एजेंसी, पर्सनल कमिटी। ये सब जो है जो ह्यूमन रिसोर्स वाले होते हैं, HR वाले, उनको ज्यादा जरूरी होते हैं पढ़ना। द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1890। द सेक्शन ऑफ द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1890 defines charitable purpose as including general relief to the poor, education, medical relief and the advancement of any other objects of general public utility। सेक्शन 2 ये सब हमारे फील्ड में, मतलब इसमें आने की बिल्कुल ना के बराबर चांसेस हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं MOA, और MOU क्या होता है? Memorandum of अंडरस्टैंडिंग Name, address, the association, purpose, membership requirements and other particulars। ये रिपीट है। द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड 1953। कैपिटल ग्रांट्स आर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रेन सैंड वाज द फाउंडर ऑफ द ICSW and IASSW। He has presided at the 1952 Conference of Social Work in Madras, India. Manon Littich was the most influential individual in the founding professional social work in Denmark. She encouraged social workers to travel and leave. Dr. Clifford Mansard, ये important है, highly important है, कई बार पूछा गया है। Dr. Clifford Mansard founded नागपाड़ा नेबरहुड हाउस इन 1926 इन द स्लम्स ऑफ मुंबई। तो नागपाड़ा नेबरहुड हाउस किस चीज के लिए बनाया गया था? कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए। और इनका मैंसर्ट का और भी एक उसमें नाम आता है, मेंटल हाइजीन मूवमेंट के लिए।
ठीक है, डॉक्टर क्लिफर्ड बियर्स। व्हाट डज IFSW स्टैंड्स फॉर? अच्छा, ये भी आपको बता दूं, ये नागपाड़ा नेबरहुड हाउस ही कहीं काफी हद तक एक आगे यही जाके कन्वर्ट हुआ टिस में, मतलब यहाँ की जो कॉन्सेप्ट थी टिस में इम्प्लीमेंट हुई और इनका जो है काफी हद तक रोल रहा है, जो नागपाड़ा नेबरहुड हाउस से। व्हाट डज IFSW स्टैंड्स फॉर? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर। The two movements in social welfare began at the end of 19th century, shaped the development of the profession of social work. तो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एंड सेटलमेंट हाउस एस्टेब्लिशमेंट। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूके और यूएस दो जगह पे अलग अलग टाइम पे आया है। यूके में कब आया? 69 sir, 1877. The organization of formal course of lecture and supervision in a work situation was first made by Social Service League. Serving the needy, helping one's followmen have been virtues greatly valued in the Indian culture. Social work is क्या है? Social work क्या है? हेल्पिंग एक्टिविटी है, लाइजन एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, तो तीनों सही है। सोशल वर्क कैसा है? हेल्पिंग एक्टिविटी, लाइजन एक्टिविटी और सोशल एक्टिविटी। हु स्पोक अबाउट द 5 जियान टेबल्स? मतलब जो सोसाइटी के सबसे ज्यादा सोसाइटी को जो है खराब करने वाले या कह सकते हो एविल्स, मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाले चीज है, उसके बारे में बात किया। हु स्पोक अबाउट द 5 जियान टेबल्स इन 1947 ड्यूरिंग द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क? तो श्री BG खेव ने। एक्सपेंड COS मतलब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। प्रोफेसर स्ट्रोप डिफाइंड सोशल वर्क एज एन आर्ट ऑफ ब्रिंगिंग वेरियस रिसोर्सेज टू बियर एन इंडिविजुअल, ग्रुप एंड कम्युनिटी नीड्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ साइंटिफिक मेथड ऑफ हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। तो सोशल वर्क का जब डेफिनेशन आता है तो एक जो क्रक्स है वो यही है, हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। यानी हाँ, एक सोशल वर्कर का क्या रोल होता है? इनेबलर का। ऑकबर्न एंड निमकाफ डिफाइंस सोशियोलॉजी एज द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन। इसका मतलब क्या हुआ? मैन क्या है? एक व्यक्ति, एक इंसान है, और मैन मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, तो आपकी सोसाइटी में एक से ज्यादा लोगों से जो रिलेशनशिप है वही सोशियोलॉजी है, वो उसी की स्टडी को सोशियोलॉजी बोलते हैं। तो द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशनशिप टू मैन, ये जो सोशियोलॉजी का डेफिनेशन है वो ऑकबर्न एंड निमकाफ ने दिया। ऑकबर्न एंड निमकाफ का और क्या है थियरी? कल्चरल अर्बन क्या है? कल्चरल लैग। इमाइल दुर्खीम का सोशल फैक्ट्स, डिवीजन ऑफ लेबर, थियरी, सोशल फैक्ट और डिवीजन ऑफ लेबर। सुसाइड थ्योरी में इन्होंने जो टाइप बताया वो क्या क्या बताया? इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक और फैटलिस्टिक, 4 तरीके का। ऑगस्ट कॉम्टे इज कंसीडर्ड टू द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो ऑगस्ट कॉम्टे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी। मैक्स वेबर का कौन सा कॉन्सेप्ट है? वर्स्टेन और क्या है? ब्यूरोक्रेसी भी तो इनका है। ब्यूरोक्रेसी सोशल एक्शन है। सोशल एक्शन भी है सर। सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये मैकआइबर एंड पेज का है। इनका पूरा नाम मैकआइबर एंड पेज। फ्राइड्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ईगो इज द, किस पे बेस्ड है? रियलिटी पे। इड किस पे है? प्लेजर पे। और सुपर ईगो? मोरालिटी। इसमें इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का स्टेज दिया है। इसमें ओरल, एरल दिया, ये एनल होता है। ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, लेटेंट नहीं होता, लेटेंसी, और जेनाइटल। Which one of the following is a symptom of schizophrenia? तो स्किजोफ्रेनिया का सिम्टम क्या होता है? जो पेशेंट होता है वो क्या होता है? रियल वर्ल्ड से उसका जो टच है ना,
वो ब्रेक हो जाता है। स्पीच अनऑर्गेनाइज्ड। Illusion and illusion हो जाता है। तो अनयूजुअल थॉट्स और बिहेवियर, अनयूजुअल मतलब कि असामान्य व्यवहार या असामान्य सोचने की प्रक्रिया। डिमेंशिया प्रिकॉक्स इज ओल्ड टर्म अप, तो डिमेंशिया प्रिकॉक्स जो था वो स्किज़ोफ्रेनिया का पुराना नाम था और डिमेंशिया प्रिकॉक्स को एमएल क्रिपलिन ने ही सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किया था। इसको पहले डिमेंशिया प्रिकॉक्स बोलते थे। लर्निंग डिसऑर्डर में कौन कौन सा डिसऑर्डर आता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया। कैलकुलिया। एक और एसएलडी है, उसका फुल फॉर्म क्या है? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। और ये किस में आता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अल्जाइमर कैसा डिजीज है? ओल्ड एज में भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी। भूलने की बीमारी है एज सर। रिलेटेड, एज रिलेटेड सर। एज रिलेटेड जो फॉरगेटफुलनेस की डिजीज है। अनकॉन्शियस स्ट्रेटजीज यूज्ड टू अवॉइड एंजाइटी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड एनहांस सेल्फ एस्टीम। इसी को क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, अपनी अनकॉन्शियस प्रॉब्लम को कम करने के लिए कॉन्शियस स्टेज में जो आ रही है उसको सप्रेस करते हैं। इसी को डिफरेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। लर्निंग दैट टेक्स प्लेस व्हाट अ कंडीशनड स्टिमुलस इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसको पार्टोनियन कंडीशनिंग बोला है। और ये जो कंडीशनिंग, लर्निंग थ्रू कंडीशंस या कंडीशनिंग स्टिमुलस जो दिया था, ये थियरी किसने किया था इस पे शोध? डीएफ स्किनर, इवान पावलो। इवान पावलो का क्लासिकल कंडीशनिंग। हाँ, किस पे किया था? डॉग पे। डॉग पे किया था। पहले क्या किया? घंटी बजाई और मीट दिया, और फिर घंटी बजाई मीट दिया, तो उसको लगा कि जब जब घंटी बजेगी तब तब मीट मिलेगा। उसके बाद उन्होंने क्या किया? घंटी बजाई लेकिन मीट नहीं दिया था। तो जब घंटी बजाई मीट नहीं दी तब भी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया, यानी लार गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो उसने क्या लर्न किया? हाँ जी, कुछ नहीं सर। तो उसने लर्न ये किया कि घंटी जब बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा। अ फीमेल आर्किटाइप प्रेजेंट इन मेल, किसी पुरुष में फीमेल का क्वालिटीज डेवलप होना। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन इन यूंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी, तो इसको एनिमा बोलते हैं। और एनिमस किसको बोलते हैं? एनिमस इसी का उल्टा होता है, ईमेल का सर। हाँ, एक फीमेल में मेल क्वालिटीज जब डेवलप होती हैं तो उसको एनिमस बोलते हैं। Sympathetic nervous system is active in states of around and in stressful situation. Statement because parasympathetic nervous system is active in resting and quiet states. तो दोनों करेक्ट है। और ये कोर एक तरीके से सीएनएस की बात कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जिसमें अलग अलग हमारे लोब्स हैं। उन लोब्स में क्या क्या चेंजेस आती हैं उस पे है, तो इतना डेप्थ में नहीं आता है। द वर्ल्ड कॉग्निशन रिफर्स टू परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, मतलब कि वर्ल्ड कॉग्निशन मतलब कि जो संज्ञान है, संज्ञानात्मक मतलब कि आपके आसपास जो चीजें हैं सराउंडिंग्स में, उससे आप अवेयर हो कि नहीं, इसको कॉग्निशन बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी फर्स्ट स्टेज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी, तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं स्तरीकरण। सर स्ट्रेटिफाई किया कर दिया जाता है लेयर्स में, बेस्ड ऑन कास्ट और क्लास। सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी, बेस्ड ऑन कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी, या कह सकते हो कम्युनिटी, बेस्ड ऑन क्लास, क्रीड एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिफरेंशिएशन भी एक जो है फर्स्ट स्टेज है स्ट्रेटिफिकेशन का। बाकी हायरार्की, क्लासिफिकेशन, यूनिफिकेशन, एजुकेशन, पावर, इन सब के बिहाफ पे स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है, या कास्ट के बिहाफ पे
उसको स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू रेमंड डब्ल्यू मोरे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हाई एंड लोअर सोशल यूनिट्स। ठीक है, तो अलग अलग विभाग पे जो है स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है उसका हॉरिजेंटल अगर स्टेटस देखा जाए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल समझते हैं आप लोग? यस सर। जी सर। ठीक है, तो हाई एंड लोअर जो सोशल यूनिट्स है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोई अपना स्ट्रेटिफिकेशन पॉलिटिकल पावर पा जाने की वजह से उसका स्तर ऊंचा हो जाता है, किसी का एजुकेशन पा जाने की वजह से, किसी के पैसा कमा लेने से। ठीक है, तो उसी को हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। इन अ सोसाइटी फोकवेज आर रिपीटेटिव पेटी एक्ट्स। फोकवेज मतलब कि जो आपका लोकाचार है वो आप जो है कर रहे हैं तो उसको रिपीटेटिव पेटी एक्ट्स बोलते हैं। Who had invented 360 degree feedback tool in HRD practices? तो ये HRD का है, मार्शल गोल्डस्मिथ नाम जाता है। The leader participation model was developed by Victor Broom and Philip Wheaton। ये भी HR का है। Find out the odd one from the following method of counseling। तो इसमें पूछा गया कि काउंसलिंग का मेथड जो दिया है इसमें से अलग क्या है। तो जैसे कैथारसिस है, इंसाइट है, डिसेंसिटाइजेशन है, ये एक तरीके का इंटरवेंशन है। रैपो बिल्डिंग क्या है? एक प्रोसेस है। रैपो बिल्डिंग एक इनिशियल प्रोसेस है जिसके वजह से आपके क्लाइंट के साथ एक बेहतर थेरेपेटिक रिलेशन डेवलप होता है, जिसमें आपका क्लाइंट आपकी जो बात है उसको मानना शुरू कर देता है और वो मानने के लिए विलिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए रैपो बिल्डिंग इन तीनों में से डिफरेंट है। बाकी इनसाइट समझते हैं क्या होता है? ये दोनों टर्म तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी। इनसाइट समझते हैं क्या होता है? हाँ, मतलब कोई अंदर तक किसी चीज को जानना। किसी चीज को नहीं, इलनेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जब मतलब जो भी बीमारी है, अवेयरनेस अबाउट इलनेस, दैट इज इनसाइट। अगर इनसाइट को हम मेजर करते हैं तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके बिहाफ पे हम अलग अलग क्लासिफाई करते हैं कि इनसाइट कैसा है। ठीक है, ग्रेड है अलग अलग। तो इंटेलेक्चुअल इनसाइट भी होता है, पुअर इनसाइट भी होता है। इंटेलेक्चुअल इनसाइट मींस कि पेशेंट अपने बीमारी के बारे में पूरा गूगल करके एकदम रटा के आया होगा, वो एकदम बेसिक चीजों पे। जो हाइपोकॉन्ड्रियोसिस वाले होते हैं वो यूजुअली उनमें इंटेलेक्चुअल इंसाइट होता है। तो उस इंटेलेक्चुअल इंसाइट की वजह से उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, क्योंकि वो अपने डिसऑर्डर के बारे में गूगल करेंगे, अपने मेडिसिन के बारे में गूगल करेंगे और एक भी नेगेटिव चीज पा जाएंगे तो वो मेडिसिन नहीं खाएंगे। और ऐसे मैंने सीवियर से सीवियर केसेस देखे हुए हैं। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा इंसाइट होता है, वो वाले केसेस भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। Which one of the following is not a feature of collective bargaining? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है? जब लोग इकट्ठा होकर अपने हितों के लिए लड़ते हैं, हितों के लिए बार्गेन करते हैं। ठीक है, जॉइंट प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, डायनेमिक होता है, स्पोरैडिक नहीं होता है। According to Sri Gulzari Lal Nanda, the central government has announced code of conduct based on the Gandhian philosophy in 1958। गांधीयन फिलॉसफी का जो सबसे बड़ा सोशल वर्क में योगदान था वो कौन सा था? कौन सा टर्म दिया उन्होंने? सर्वोदय, वेलफेयर फॉर ऑल। अंत्योदय किसका था? दीनदयाल उपाध्याय। What are the two sides of social security system? तो सोशल असिस्टेंस एंड सोशल इंश्योरेंस, ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के दो साइड्स हैं। द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ राइट्स, सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सर वो पेंशन स्कीम्स वगैरह जो जितने पेंशन स्कीम्स हैं वो सब सोशल सिक्योरिटी में आएंगे। द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ राइट्स आल्सो नोन एज ग्रीवियंस डिस्प्यूट,
तो जो ग्रीवेंस सेल बनाए जाते हैं, सभी देखोगे कंपनी अपना ग्रीवेंस सेल बनाते हैं, तो जो उसके कंज्यूमर है उनका राइट है ग्रीवेंस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाना, और जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी उनका राइट है। तो जब भी आप जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ एक ग्रीवेंस सेल बनाया जाता है। द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमैन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इज एट प्रेजेंट। तो ये ट्रेड यूनियन मतलब कि HR और जो इंडस्ट्री रिलेशन में काम करते हैं, 10% और 100 ऑफ वर्कमैन इंगेज आर एम्प्लॉयड व्हिचएवर इज लेस सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 7। कमिटमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज टुवर्ड्स द सोसाइटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। CSR कितने % देना होता है इनकम का किसी बड़ी कंपनी? 2% नेट प्रॉफिट का। Which of the following is a non guaranteed payment? तो बोनस नॉन गारंटीड पेमेंट है, बाकी वेजेस, इंसेंटिव्स, रिम्यूनरेशन ये किसी भी एम्प्लॉय का राइट है, बट ये बोनस राइट में नहीं आता। आप लोगों में से किसी को मिला था दिवाली बोनस? सर NGOs में तो अच्छा नो सर। मिला था सर, बिहार गवर्नमेंट में 10% इंक्रीज हुआ था। अच्छा, हाँ कुछ कुछ जगहों पे मिला होगा। हमारे यहाँ भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को मिला था। सर HA को मिला था, उसके ऊपर के लेवल को नहीं मिला था। लेवल 6 से नीचे वालों को मिला था। हाँ, लेवल 6 से नीचे वालों को, लेवल 6 के ऊपर किसी को नहीं। Which of the following are central trade unions of India? तो INTUC, AITUC, UTUC ये सब सेंट्रल लेवल के हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एक्ट, नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मतलब कोई पहले जो है देखा होगा आपने, फैक्ट्री में लॉकआउट बहुत ज्यादा होता था, ठीक है, उसकी वजह से कंपनियां बर्बाद हो जाती थी। लॉकआउट होना, स्ट्राइक होना, वॉकआउट करना, ठीक है, तो ये सब जो है नियम लाके उनको कम करने की कोशिश की गई। Which of the following is not a scientific sampling? तो साइंटिफिक सैम्पलिंग कौन सा नहीं है? कोटा और स्नोबॉल। बाकी ये दोनों हाईली साइंटिफिक हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है, इक्वल चांस होता है, इक्वल चांस टू बी चूजन। बाकी इसमें ये क्या होता है, एक पर्पसिव होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और ये किस में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी, और ये किस में आता है, प्रोबेबिलिटी से। एथनोग्राफिक एनालिसिस इज यूज्ड इन, एथनोग्राफिक मतलब कल्चर रिलेटेड बैकग्राउंड, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का, स्पेसिफिक कम्युनिटी का एनालिसिस करना, उनके ऊपर रिसर्च करना एथनोग्राफिक रिसर्च कहलाता है, और जो किसके अंडर आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। ट्रायंगुलेशन refers to use of multiple methods or data sources in qualitative research to develop comprehensive understanding of phenomena। जैसे कोई एक आप डेटा ले रहे हो, उस डेटा को 3 अलग अलग मेथड से कलेक्ट करना और फिर तीनों का आउटकम देखना कि क्या सेम आ रहा है, तो ये क्या होता है, डेटा की जो वैलिडेशन है वो इंक्रीज करती है, उसकी क्वालिटी को, उसका ये देखते हैं कि जो डेटा है वो कितना सही है, उसके लिए होता है। मीन आइटरेशन भी तो ऐसा सही सा दिख रहा है, मतलब ट्रायंगुलेशन ठीक है टर्म होता है इसके लिए, पर आइटरेशन भी सही सा लग रहा है। मतलब मैं समझा नहीं, आइटरेशन की ऑप्शन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब अगर ये माइनस मार्किंग में आता तो थोड़ा बीच में 80-20 सा लगता ऐसा। तो रिसर्च में जो ऑलरेडी जो है, जिसके बारे में डिस्कस हुआ है, जिसके बारे में पहले से किसी थ्योरिस्ट ने थ्योरी दिया है, उसी की बात करेंगे। इटरेशन की कभी हमने नहीं देखा। ट्रायंगुलेशन एक मेथड है जिसमें एक से ज्यादा मेथड से, ट्रायंगुलेशन मतलब मोर देन 3 या मोर देन 3 मेथड से डेटा की जो है वेरीफाई करना, डेटा की वैलिडिटी को चेक करना, ऑथेंटिकेशन को चेक करना, उसको ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। इसके बारे में मुझे नहीं पता है, इसके बारे में मैं क्या बोलूं। बाकी
डेटा की वैलिडिटी को ट्रायंगुलेशन मेथड से चेक करने के लिए रिसर्च में स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। मीन, मीडियन, मोड, ये क्या है? तीनों को क्या बोला जाता है? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कि ऐसा जो है स्कोर जिसके आसपास ही जो है सबका स्कोर आ रहा है। जैसे हमने बोला कि एवरेज एज ऑफ या मीन एज या मीन ऑफ क्लास एज जो है वो 30 है। इसका मतलब, और हमने बोला कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 है। मतलब कि या तो 32 वर्ष उम्र है किसी का या 28 वर्ष है। इसका मतलब ये हुआ 2 का डेविएशन है। और हम मानेंगे कि 30 जो है ना ये औसतन आयु है इस क्लास की, और 30 औसतन आयु का मतलब किसी का 28 हो सकता है, किसी का 32 हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि किसी का 18 होगा और किसी का 45-50 होगा। ठीक है, तो ये एक मध्य की वैल्यू को निकालने के लिए मीन, मीडियन, मोड का जो है यूज किया जाता है। और अगर मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड है तो इसको नेगेटिव स्क्यूडनेस बोलते हैं। और इसी का उल्टा हो जाता है तो पॉजिटिव स्क्यूडनेस होता है। और तीनों इक्वल होते हैं तो हम उसको नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, जिसमें जो कर्व होता है वो इस तरीके का होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। Direct quotations from people about their experience, attitudes, beliefs and thoughts are widely used in qualitative research में करते हैं। In levels of measurement, an extremely important aspect, तो जो सबसे aspect important है वो validity, जो हम अभी बोल रहे थे वो validity चेक करने के लिए ही हम triangulation method यूज करते हैं। Intervening variable are sometimes called the confounding variable, तो ये किस में यूज होता है? ये जो नाम है इंटरवेनिंग या कंफाउंडिंग वेरिएबल, जो इस वेरिएबल को क्या बोलते हैं? एक और नाम हिडन वेरिएबल। हिडन वेरिएबल जैसे अब किसी बच्चे के स्लीप पैटर्न को आप असेस कर रहे हो, ठीक है, कि वो जो है कॉफी पिला रहे हो, 2 बच्चा है सपोज करो, ए एंड बी। एक को कॉफी पिला रहे हो, एक को कॉफी नहीं पिला रहे हो, और देख रहे हो कि दोनों की स्लीप पैटर्न क्या है। तो यूजुअली यही माना जाता है कि कॉफी पिलाने से नींद गायब हो जाती है, लेकिन इसको कॉफी पिलाने के बाद भी नींद आ रही है और एक को कॉफी पिलाने के बाद नींद नहीं आ रही है, या कॉफी ना भी पिए तब भी नींद नहीं आ रही है। तो उसमें क्या कंडीशन हो सकता है? हो सकता है यहाँ का वेदर खराब हो, या हो सकता है उसके एनवायरनमेंट में जहां वो रह रहा है आसपास बहुत क्राउड हो। तो वो जो हिडन वेरिएबल है जिसके वजह से आउटकम अफेक्ट हो रहा है उसको इंटरवीनिंग वेरिएबल या कंफाउंडिंग वेरिएबल बोलते हैं। आया समझ में? यस सर। जी सर। According to Carlinger, a variable is a property that takes on different values. This is measure of central tendency. तो arithmetic mean मतलब एवरेज। पोजिशनल एवरेज किसको बोलते हैं? मीडियन को शायद। मीडियन। और मोड फ्रीक्वेंसी है। मोड क्या है? फ्रीक्वेंसी। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। जैसे अब इसमें फ्रीक्वेंसी मोड क्या होगा? 5 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो मोड हो जाएगा 5, ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मीन क्या हो जाएगा? इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 5 3 15 और 12 27 हो गया, 30, और ये तो लगभग 32, और 32 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये क्या हो गया? मीन। और अगर हम मीडियन की बात करेंगे तो पोजीशन के हिसाब से पहले इसको हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज ऑलरेडी है ये, इसको सिर्फ 5 को इधर लाने की जरूरत है। तो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, इसको अरेंज ना ही करो अगर, तो कितना है? 8 है ना, 8 वैल्यू है, तो
कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 दोनों साइड 8, के बीच में ठीक है 5.5 1 2 3 4 और 1 2 3 4 तो ये दोनों दोनों अगर के हम बीच अलग में करते हैं तो बीच की कोई ऑड वैल्यू अगर होती तो बीच का आ जाता, लेकिन अब क्या करेंगे इसका और इसका हम ऐड करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 5 10 और 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो जो फिफ्थ वैल्यू है वही हमारा मीडियन हो जाएगा। अगर यहीं पे ये 5 नहीं होता तो हम क्या करते 3 इधर और 3 इधर करते, 5 वाला हमारा बीच का जो है ये पोजीशन के हिसाब से, जो पोजीशन की वजह से बीच में आ रहा है उसको पोजिशनल एवरेज को मीडियन बोलते हैं। आज तो बहुत समय हो गया, 8:47 हो गया। It is the process of selecting an adequate number of elements from the population। तो इसको सैम्पलिंग बोलते हैं। सैम्पलिंग मतलब कि जो सैंपल है जिस पे रिसर्च करना है उसको कलेक्ट करने की मेथड्स। इट इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, जब भी आप बोलते हो कि आपकी पॉपुलेशन क्या है या आप बोलते हो आपकी रिसर्च पॉपुलेशन क्या है, तो जिस पॉपुलेशन पे मतलब कि सपोज करो आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स पे आप कर रहे हो तो 12th क्लास के स्टूडेंट आपके पॉपुलेशन हो जाएंगे, रिसर्च पॉपुलेशन हो जाएंगे। This is a process of examining the collective raw data to detect errors and omissions and to correct those when possible। बोलते हैं एडिटिंग ऑफ डेटा। डेटा लेने के बाद आपको लगता है कि कुछ एडिटिंग की जरूरत है, कुछ कहीं पे गलती हो गई है, उसको ओवरऑल ओवरव्यू करते हुए आपको पता चलता है। ऐसा नहीं है कि आप डेटा को ही टेम्पर कर दो, डेटा नहीं टेम्पर करना है। सपोज करो कहीं आपको रैंकिंग 1 दिया आपने और 1 की जगह यल लिख गया, अल्फाबेट हो गया, तो उसकी वजह से आप जब डेटा एनालिसिस करोगे तो वो एनालिसिस प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है, तो उसको एडिटिंग ऑफ डेटा कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको 1 देने की वजह से आपका जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हो रहा तो 1 की जगह 2 कर दो, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं डेटा टेम्परिंग। A complete enumeration of all the items in the population is known as, तो सेंसस इंक्वायरी बोलते हैं। The constitutes all the items under consideration in any field of inquiry। तो यूनिवर्स बोलते हैं मतलब कि जिस जो है पॉपुलेशन में आपको काम करना है, जहां से आपको डेटा लेना है, उसको यूनिवर्स बोला जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक इंक्वायरी। तो सबसे पहला जब आप रिसर्च कोई एडमिनिस्टर करते हो, कोई रिसर्च स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहला काम होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ठीक है। कोई भी रिसर्च का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हो उसके बाद उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पढ़ते हो उसका, उससे रिलेटेड जो लिटरेचर है वो रिव्यू करते हो, और लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हाइपोथेसिस डेवलप करते हो। हाइपोथेसिस डेवलप करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव्स और एम बनाते हो, ठीक है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद फिर उसका रिसर्च डिजाइन लिखते हो। रिसर्च डिजाइन में कि किस टाइप का रिसर्च होगा, उसमें कितने पॉपुलेशन सैंपल पॉपुलेशन कितना होगा, उसमें सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, ये सारा कुछ रिसर्च डिजाइन में आता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थियरी, सो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बोलते हैं। एम्पेरिकल में अनुभवजन्य जो रिसर्च होते हैं, अनुभव के आधार पे जो होता है वो। एक्स पोस्ट फैक्टो जो आपको हमने पिछले डिस्कस किया था पिछले क्लास में, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब कि कोई घटना हो गई है उसके बाद जो उसके इम्पैक्ट्स करंट में हो रहे हैं उसका स्टडी करना एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कैसा लगा ये आज का डिस्कशन? वेरी इंफॉर्मेटिव बहुत अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था सर, काफी। रिवीजन भी कर लेना, ठीक है। थोड़ा आज मैं वेरी पेपर इंफॉर्मेटिव था सर, और सर ज्यादा